अगला क्वेश्चन है कथोपकथन से है। प्रश्न संख्या 44 से 50 तक दी गई स्थापनाओं, असर्शंस और तर्कों, रीजन्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला है कि कविता जो है मनुष्य के हृदय के स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठकर लोक सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठा करती है। क्योंकि कविता क्या है, संकुचित आत्मा और प्रशस्त लोक का समन्वय है। तो सी सही है कि ए सही है और गलत है। कविता क्या है, संकुचित स्वार्थ संबंधी के दायरे से ऊपर उठकर प्रशस्त लोक का समन्वय करती है। कविता में स्वार्थ संकुचित होता है, न कि आत्मा। 45 क्वेश्चन है कि काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उससे वैचित्र्य, वक्रता, अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि अलंकार, उक्ति, वैचित्र्य का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। तो ए सही है पर आर गलत है। काव्य भाषा को सहज एवं सरल होना चाहिए और उसे वैचित्र्य, वक्रता, अलंकार आदि के प्रयोग से युक्त होना चाहिए, लेकिन आडंबर से मुक्त होना चाहिए। अलंकार क्या है, उक्ति, वैचित्र्य का प्रयोग केवल श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं, यह गलत है। इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। तो क्या कहा गया कि अलंकार जो है, उक्ति, वैचित्र्य का प्रयोग केवल श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं, यह गलत है। इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। 46 क्वेश्चन है कि मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं, क्योंकि इसीलिए मिथक को विकासशील माना गया है। तो डी सही है, ए और आर दोनों सही है। लोक प्रचलित पौराणिक कथाएं ही मिथक हैं। यह मिथक जनता के चित्त या जातीय स्मृति में संचित रहते हैं। बाह्य और आंतरिक परिस्थितियां बदलने पर मिथकों में परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन कर लिया जाता है, इसलिए मिथक विकासशील हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 47 क्वेश्चन है कि तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। क्योंकि सगुण साकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत क्या है, कठिन है। तो ए और आर दोनों गलत है। स्थापना में निर्गुण को सुलभ सुगम बताया गया है और सगुण को दुर्गम, जबकि तर्क में सगुण को सुलभ सुगम और निर्गुण को दुर्गम बताया गया है। अतः स्थापना और तर्क में अंतर संबंध नहीं है। 48 क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है, क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। तो ऐसे ये गलत है और सही है। प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार नहीं है। प्रयोगवादी कविता में कई नए सिद्धांतों, नई भाषा, नए विषय, छंद मुक्ति इत्यादि का शिल्पगत प्रयोग किया गया है। 49 क्वेश्चन है कि अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है, क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। तो अनुभव क्या है, प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है, क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। तो ए सही है, ए और आर दोनों सही है। अनुभव की प्रामाणिकता का तात्पर्य है स्व की अनुभूति। कहा जाता है कि दलित ही दलित के और स्त्री ही स्त्री के बारे में लिख सकती हैं। यह लेखन दलित और स्त्री के द्वारा ही मानना इसकी मूल शर्त है, क्योंकि इनका लेखन करने वाला जो साहित्यकार होगा वह अपने वर्ग के प्रति प्रतिबद्ध होगा। 50 क्वेश्चन है कि जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की, क्योंकि प्रेक्षक नाटक में आदंत रस का अनुभव करता है। तो डी सही है, ए और आर दोनों सही है। जैसे विश्व की अभिव्यक्ति का मूल विश्वात्मा है, वैसे ही नाटक की अभिव्यक्ति का मूल रस क्या है, प्रेक्षक। अंततः नाटक में रस का अनुभव ही कराता है। अगला जो है यूजीसी नेट परीक्षा जून 2008 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र का हल, अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या। हिंदी भाषा और उसका विकास से प्रश्न है कि इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कोरवी, बुंदेली, मारवाड़ी, कन्नौजी। तो सी सही है, मारवाड़ी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि इसमें कोरवी आता है, बुंदेली, कन्नौजी, ये तीनों भाषा आते हैं पश्चिमी हिंदी में। मारवाड़ी राजस्थानी में आता है। तो खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी बांगरू। 5 बोलियां जो हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जबकि मारवाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थानी। जयपुरी की बात करें तो पूर्वी राजस्थानी में आता है। मेवाती की बात करें तो उत्तरी राजस्थानी, और मालवी की बात करें तो दक्षिणी राजस्थानी में आदि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। अपभ्रंश से विकसित हिंदी भाषा तथा उनकी बोलियां निम्नवत हैं।
शौर श्रेणी में अगर देखें तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी आता है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली कोरवी आता है, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू इसे भी कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी, ये सभी पश्चिमी हिंदी में आते हैं। राजस्थानी की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी आता है, पश्चिमी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो जयपुरी आता है। उत्तरी राजस्थानी की बात करें तो मेवाती आता है। दक्षिणी राजस्थानी में मालवी आता है। पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। तो ये शौर श्रेणी अपभ्रंश से तीनों जो है उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आता है। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों आते हैं पूर्वी हिंदी में। और ये क्या है, अपभ्रंश अर्धमागधी है। मागधी की बात करें तो बिहारी में भोजपुरी आता है, मगही, मैथिली और बंगला, उड़िया, असमिया ये सभी आते हैं मागधी में। पैसाची की बात करें तो लहंदा पंजाबी आता है पैसाची अपभ्रंश में। और ब्राह्मण की बात करें तो सिंधी और महाराष्ट्री की बात करें तो मराठी आता है। अगला हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिवसिंह सेंगर या गारशा दातासी। तो इसका सही जवाब जो है गारशा दातासी है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक गारशा दातासी हैं। इस्तवार दाला लिटरेत्योर हिंदुस्तानी तासी का इतिहास ग्रंथ है जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी, द्वितीय भाग का प्रकाशन जो है 1847 ईस्वी में हुआ था तथा तृतीय भाग का प्रकाशन जो है 1871 ईस्वी में हुआ था। तो इतिहास ग्रंथ है ये, प्रकाशन वर्ष इतिहास काल। शिव सिंह सेंगर की बात करें तो इनके इतिहास ग्रंथ क्या है? शिव सिंह सरोज है, 1883 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। अगर जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है, इतिहास ग्रंथ है, 1888 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो 1929 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इनका इतिहास ग्रंथ है। नोट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्या बताया गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तीसरा क्वेश्चन है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? पिंगल भाषा, बुंदेली, डिंगल या प्राकृत। अगर आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं की बात करें तो इसमें प्रयोग किया गया है डिंगल भाषा का। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया जाता था। इसमें पुरुष वर्गों का प्रयोग किया जाता है। यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है। कौन सा? डिंगल। डिंगल की बात करें तो डिंगल जो है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, अपभ्रंश प्लस जो है राजस्थानी से डिंगल बना है। जबकि आदिकाल में कोमलकांत पदावली के लिए पिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया जाता था। यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है। पिंगल की बात करें तो अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा, डिंगल की बात करें तो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल हो गया, और पिंगल की बात करें तो अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा, ये पिंगल में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद है, अवतार लीला है, निर्गुण का खंडन है या नीति है। तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु जो है नायिका भेद है। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी सूरदास की रचना है। इसमें दृष्टिकूट में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है तथा अलंकारों एवं नायिका भेदों का वर्णन भी कूट पद में किया गया है। इस ग्रंथ में सूरदास की वंश परंपरा का भी वर्णन मिलता है। सूरदास जो है 1478 से 1583 ईस्वी की रचना है। सूरसागर है, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी 1550 ईस्वी है। कौन कौन सी रचना है? सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी 1550 ईस्वी। पांचवां क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना? मंझन, जयसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। तो सही जवाब कुतुबन को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि। तो कौन है? कुतुबन है।
अगर प्रेमाख्यान का परंपरा का प्रथम कवि, उनकी रचना एवं मानने वाले विद्वान की सारणी अगर देखें तो निम्नवत है। अगर बात करें गणपत चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र, तो ये हंसावली रचना को मानते हैं और जिसके लेखक असाहित हैं। हंसावली के लेखक कौन है? असाहित को मानते हैं ये। हंसावली रचना है इनकी और प्रकाशन वर्ष क्या है? 1370 ईस्वी। और मानने वाले कौन है? गणपत चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र। मुल्ला दाऊद को मानने वाले राम कुमार वर्मा हैं। इनकी रचना चंदायन है मुल्ला दाऊद की और 1369 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो ये ईश्वरदास को मानते हैं प्रथम प्रेमाख्यान का परंपरा का प्रथम कवि हजारी प्रसाद ईश्वरदास को, और इनकी रचना क्या है? सत्यवती कथा है और 1501 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। रामचंद्र शुक्ल कुतुबन को मानते हैं जिनकी रचना मृगावती है 1503 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। छठवां क्वेश्चन है कि जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बजाए बनाए बतियाँ। पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, चंद बरदाई, रसलीन। तो जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की है। तो ये किसकी है? अमीर खुसरो की पंक्ति है। अगर बात करें तो कुटिल केस स्वदेश पोह परिचिटात पिक का सद कमल गंध बटाशंद हंस गति चलित मंद मंद। ये किसकी पंक्ति है? चंद बरदाई से है, पृथ्वी राज राशु। कुटिल केस स्वदेश पोह पारिचिटात पिक सद कमल गंध बटाशंद हंस गति चलित मंद मंद। चंद बरदाई पृथ्वी राज राशु से। अमी हला हल मदबरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जही चितवत एक बार। तो ये रसलीन के हैं। अंग दर्पण रचना से इनकी ली गई है। अंग दर्पण रचना से रसलीन की ली गई है। प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कोलकाता, त्रिवेंद्रम, मुंबई, हैदराबाद। अगर कल्पना की बात करें तो ये प्रकाशित होती थी हैदराबाद से। प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना जो है 1949 ईस्वी में हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। यह द्विमासिक पत्रिका थी। इसका संपादन की बात करें तो आर्येंद्र शर्मा ने किया था संपादन। तो आर्येंद्र शर्मा ने जो है कल्पना पत्रिका का संपादन किया। हैदराबाद से प्रकाशित होती थी 1949 ईस्वी में। 8वां क्वेश्चन है रावरे रूप को रीति अनूप नए नए लागत ज्यों ज्यों निहारिए। किसकी पंक्ति है? रावरे रूप को रीति अनूप नए नए लागत ज्यों ज्यों निहारिए। किसकी पंक्ति है? बोधा घनानंद ठाकुर देव। तो इसका सही जवाब बी है कि घनानंद की पंक्ति है कि रावरे रूप को रीति अनूप नए नए लागत ज्यों ज्यों निहारिए। किसकी पंक्ति है? तो ये घनानंद की पंक्ति है। अगर बात करें देव की पंक्ति की तो रावरो रूप भरियो अखियान भरियो सुभरियो उनरियो सुधरियो परय। तो रावरो रूप भरियो अखियान भरियो सुभरियो उनरियो सुधरियो परय। तो ये देव की पंक्ति है। कबहू मिलबो वह धीरज ही में धरेबो करें। तो ये बोधा की पंक्ति है, बुद्धिसेन से लिया गया है। कबहू मिलबो वह धीरज ही में धरेबो करे। तो बोधा बुद्धिसेन। लोगन कवित्त की बो खेल कर जानो है। लोगन कवित्त की बो खेल कर जानो है। ये पंक्ति ठाकुर की है। 9वां क्वेश्चन है केशव कहीं न जाई का कहिए देखत तब रचना विचित्र रहती समझ मन ही मन रहिए। केशव कहीं न जाई का कहिए देखत तब रचना विचित्र रहती समझ मन ही मन रहिए। किस कवि की पंक्ति है? केशवदास, तुलसीदास, सूरदास या नंददास। तो ये पंक्ति जो है तुलसीदास की है। केशव कहीं न जाई का कहिए देखत तब रचना विचित्र रहती समझ मन ही मन रहिए। तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। अगर नंदलाल की पंक्ति की बात करें तो नौ मरकत मणि श्याम कनक मणि गम ब्रजवाला वृंदावन को रीझ मनो पहिराई माला। नौ मरकत मणि श्याम कनक मणिगम ब्रजवाला वृंदावन को रीझ मनो पहिराई माला। नंदलाल की पंक्ति है। हम भक्तन को भक्त हमारे सुने अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत टरत नटारे। हम भक्तन के भक्त हमारे सुने अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत टरत नटारे। सूरदास की पंक्ति है।
जदपि सुजाति सुलक्षणे शुभ्र सर शुभृत भूषण बिनु न विराजई। कविता वनिता मित्र, ये केशवदास की पंक्ति है कि जदपि सुजाति सुलक्षणे शुभ्र सर शुभृत भूषण बिनु न विराजई। कविता वनिता मित्र, ये किसकी पंक्ति है? केशवदास की। 10वां क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? सुखदेव बिहारी मिश्र नहीं है, या कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। तो 20 है, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है बल्कि सुखदेव बिहारी मिश्र हैं मिश्र बंधुओं में, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तथा गणेश बिहारी मिश्र तीनों भाई थे तथा मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते थे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1913 ईस्वी में लिखा, जिसके 3 भाग का प्रकाशन जो है 1913 ईस्वी में हुआ तथा चौथे भाग का प्रकाशन जो है 1934 ईस्वी में हुआ था। तो मिश्र बंधुओं में श्याम बिहारी मिश्र आते हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं तथा गणेश बिहारी मिश्र आते हैं, बल्कि कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल का, रस मीमांसा राममूर्ति त्रिपाठी, रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अगर बात करें तो 20 जो है युग्म असंगत है। रस मीमांसा जो है राममूर्ति त्रिपाठी की नहीं है। रस जो है मीमांसा जो है ये राममूर्ति त्रिपाठी की नहीं है बल्कि रामचंद्र शुक्ल का है। रस विमर्श की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल का है, रस मीमांसा भी रामचंद्र शुक्ल का है, रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित का है, रस सिद्धांत किसका है? आनंद प्रकाश दीक्षित का है, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का। रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। रस विमर्श के प्रकाशन वर्ष 1962 ईस्वी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी। अगर बात कर रस मीमांसा की तो 1949 ईस्वी रामचंद्र शुक्ला हैं। रस सिद्धांत 1964 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र हैं रस सिद्धांत के। और अगर बात करें रसज्ञ रंजन की तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है रसज्ञ रंजन 1920 ईस्वी। काव्य में रस जो है 1956 ईस्वी डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? बरवे रामायण तुलसीदास, बरवे नायिका भेद रहीम, कृष्ण गीतावली सूरदास, विज्ञान गीता केशवदास। तो इसका जो असंगत है सी असंगत है, कृष्ण गीतावली सूरदास का नहीं है बल्कि कृष्ण गीतावली की बात करें तो ये तुलसीदास का है। बरवे नायिका भेद रहीम का है, बरवे रामायण तुलसीदास, विज्ञान गीता केशवदास। और जो है बरवे रामायण किसका है? तुलसीदास का है। 1573 से 1623 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। बरवे नायिका भेद रहीमदास का है 1610 से 1615 ईस्वी। कृष्ण गीतावली तुलसीदास का है 1586 से 1603 ईस्वी। साहित्य लहरी सूरदास का है 1550 ईस्वी। विज्ञान गीता किसका है? केशवदास की रचना है 1610 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? माधवी, दूधनाथ सिंह, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय, मृदुला गर्ग जो है एक और अजनबी। तो असंगत जो है ये सही है। माधवी जो है दूधनाथ सिंह का नहीं है बल्कि भीष्म साहनी का नाटक है 1955 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। और द्रौपदी जो है सुरेंद्र वर्मा का रचना है उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय का। उत्तर प्रियदर्शी किसकी है? अज्ञेय की रचना। मृदुला गर्ग की बात करें तो एक और अजनबी मृदुला गर्ग की रचना है। तो माधवी जो है भीष्म साहनी की रचना नाटक है 1955 ईस्वी। द्रौपदी जो है सुरेंद्र वर्मा नाटक ये भी है 1972 ईस्वी। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय की रचना है गीत नाट्य है 1967 ईस्वी। एक और अजनबी जो है मृदुला गर्ग नाटक है 1998 ईस्वी। यमगाथा की बात करें तो दूधनाथ सिंह की रचना है यमगाथा और नाटक है 2000 ईस्वी। तो यमगाथा किसकी है? दूधनाथ सिंह नाटक है और 2000 ईस्वी। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं से प्रश्न है कि 14 नंबर है कि इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन, राजेंद्र यादव। तो ज्ञान रंजन जो है नई कहानी आंदोलन के साथ नहीं जुड़े थे बल्कि मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव ये सभी नई कहानी आंदोलन के साथ जुड़े थे। नई कहानी आंदोलन 1955-56 के लगभग चला। मोहन राकेश
कमलेश्वर एवं राजेंद्र यादव। इसके प्रमुख नायक थे कौन कौन से? मोहन राकेश, कमलेश्वर एवं राजेंद्र यादव इसके क्या थे? प्रमुख नायक थे। जबकि आ कहानी आंदोलन 1960-62 के आसपास चला। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक जो थे डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल थे। और इसमें आ कहानी में ज्ञान रंजन आते हैं, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा इत्यादि इस आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। तो आ कहानी आंदोलन जो है 1960-62 के आसपास चला और इसके प्रवर्तक कौन थे? डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल थे। और इसमें ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा इत्यादि इस आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। और नई कहानी आंदोलन के मोहन राकेश, कमलेश्वर एवं राजेंद्र यादव प्रमुख नायक हैं। 15 क्वेश्चन है कि इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? जल टूटता हुआ, अलग अलग बैतरणी, पड़ती परिकथा, आधा गांव। तो गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? तो आधा गांव जो है ये उपन्यास के केंद्र में जो है गंगौली गांव है। आधा गांव जो है राही मासूम रजा की रचना है और संबंधित स्थान गंगौली गांव है। 1966 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। अगर जल टूटता हुआ की बात करें तो ये रामदास मिश्र की है। और संबंधित स्थान क्या है भैया? पांडेपुरवा गांव। पांडेपुरवा गांव जो है जल टूटता हुआ का संबंधित स्थान है और 1969 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अलग अलग बैतरणी की बात करें तो शिव प्रसाद सिंह की रचना है अलग अलग बैतरणी और 1967 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अलग अलग बैतरणी संबंधित स्थान करैता गांव है। कौन है? करैता गांव। पड़ती परिकथा का संबंधित स्थान परानपुर गांव है और फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है परानपुर गांव और 1957 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। 16 क्वेश्चन है कि कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या या सांप्रदायिकता। कोर्ट मार्शल नाटक जो है समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो ये जातिवाद से संबंधित है कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी में स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें वर्ग एवं जातिवाद का जो है भयावह रूप किस तरह भारतीय फौज में हावी है यह चित्रण किया गया है। तो कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो जातिवाद। हमने बताया कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है और इसमें वर्ग एवं जातिवाद का भयावह रूप किस तरह भारतीय फौज में हावी है यह चित्रण किया गया है। 17 क्वेश्चन है कि विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तार सप्तक, दूसरा सप्तक। तो तीसरा सप्तक है। तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का विवरण अगर देखें तो सच्चिदानंद वात्सायन की बात करें तो जन्म जो है 1911, मृत्यु 1987 और जन्म स्थान देवरिया है इनकी अज्ञे की। रामविलास शर्मा की बात करें जन्म 1912, 2000 में मृत्यु और जन्म स्थान उन्नाव है इनकी। अगर गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करें तो 1917 में जन्म, 1964 में मृत्यु और जन्म स्थान ग्वालियर है इनकी। प्रभाकर माचवे बलवंत की बात करें तो 1917 में जन्म, 1991 में मृत्यु और इनकी जन्म स्थान ग्वालियर है प्रभाकर माचवे बलवंत की। नेमिचंद्र जैन की बात करें तो 1918 में आगरा में जन्म स्थान हुआ था इनका नेमिचंद्र जैन का। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 में, मृत्यु 1994 में और मध्य प्रदेश जन्म स्थान है इनका। भारत भूषण अग्रवाल की बात करें तो 1919 में जन्म, 1975 में मृत्यु और ये मथुरा में इनका जन्म स्थान है। दूसरा सप्तक की बात करें 1951 में संकलित कवियों का विवरण। शमशेर बहादुर सिंह की बात करें तो 1911 में जन्म, 1993 में मृत्यु हुई और जन्म स्थान क्या है? देहरादून शमशेर बहादुर सिंह का है। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें तो 1913 में जन्म, 1985 में मृत्यु, होशंगाबाद जन्म स्थान है। शकुंत माथुर की बात करें तो 1922 में दिल्ली में जन्म हुआ था शकुंत माथुर का। हरि नारायण घनश्याम व्यास की बात करें तो 1923 में जन्म हुआ था और मध्य प्रदेश में जन्म स्थान है इनका। अगला है नरेश मेहता की बात करें तो गुजरात में जन्म स्थान है 1924 में। और धर्मवीर भारती की बात करें तो इलाहाबाद में इनका जन्म स्थान है 1926 में जन्म, 1997 में मृत्यु। रघुवीर शाह की बात करें तो इनका जन्म जो है लखनऊ में हुआ था 1929 में जन्म, 1990 में मृत्यु।
तीसरा शतक की बात करें तो 1959 में संकलित कवियों का विवरण निम्न है। कवि क्या है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं और जन्म जो है 1919 में रायबरेली में हुआ था प्रयाग नारायण त्रिपाठी का। मदन वात्सायन 1922 में और रायबरेली शायद इनका भी जन्म है। विजय देव नारायण शाही की बात करें तो 1924 में जन्म, 1982 में मृत्यु और ये काशी में इनका जन्म स्थान है विजय देव नारायण शाही का। कुंवर नारायण का जन्म जो है फैजाबाद में हुआ था 1927 ईस्वी में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बस्ती में जन्म हुआ था 1927 में और मृत्यु जो है 1983 में हुआ था और बस्ती में जन्म स्थान है। केदारनाथ सिंह की बात करें तो 1932 में, कीर्ति चौधरी की बात करें तो 1935 में, उन्नाव में जन्म स्थान। उसके बाद चौथा शतक 1969 में संकलित कवियों का विवरण निम्न है। तो इसमें कवि अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज आते हैं, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम शर्मा, राजेंद्र किशोर। नोट है कि चारों शतकों के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय हैं। शतक 7 कवियों का संकलन होता है। 18 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद, झूठा सच। तो आखिरी कलाम जो है ये विभाजन समस्या पर आधारित नहीं, बल्कि आधा गांव, सूखा बरगद और झूठा सच ये सभी विभाजन समस्या पर आधारित उपन्यास हैं। आधा गांव की बात करें तो राही मासूम रजा और विषय वस्तु क्या है? भारत विभाजन है। सूखा बरगद की बात करें तो इसके लेखक मंजूर एहतेशाम हैं और ये भी भारत विभाजन से संबंधित है 1986 ईस्वी। और झूठा सच की बात करें तो झूठा सच यशपाल की रचना है, ये भी भारत विभाजन से संबंधित है 1958 ईस्वी में। अगर बात करें आखिरी कलाम की तो ये आखिरी कलाम जो है दूधनाथ सिंह की रचना है, 2003 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है और ये किससे संबंधित है? आखिरी कलाम बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है और दूधनाथ सिंह की है, 2003 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है आखिरी कलाम। छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही या डॉक्टर देवराज या देवराज उपाध्याय। तो छायावाद का पतन जो है किसका ग्रंथ है? तो 19 क्वेश्चन का सही जवाब जो है डॉक्टर देवराज का है, छायावाद का पतन। 1948 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है डॉक्टर देवराज का जो है छायावाद का पतन जो है 1948 में प्रकाशन वर्ष और डॉक्टर देवराज की रचना है। छायावाद की बात करें तो नामवर सिंह की है 1955 ईस्वी। रोमांटिक साहित्य शास्त्र की बात करें तो डॉक्टर देवराज उपाध्याय 1951 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। जायसी की बात करें तो विजय देवनारायण शाही है 1983 ईस्वी में। जायसी की जो है ग्रंथकार कौन है? विजय देवनारायण शाही 1983 ईस्वी। 20 क्वेश्चन है ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, निर्मल वर्मा, शरद जोशी। तो ठेले पर हिमालय रचना जो है धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह ठेले पर हिमालय 1950 ईस्वी। पश्यंती जो है 1969 ईस्वी। कहनी अनकहनी 1970 ईस्वी। कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 ईस्वी। शब्दिता 1677 ईस्वी। मानव मूल्य और साहित्य 1960 ईस्वी। ये सभी रचनाएं धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह है। ठेले पर हिमालय 1950, पश्यंती 1969, कहनी अनकहनी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दिता 1677, मानव मूल्य और साहित्य 1960। निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह की बात करें तो चिड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी। हर बारिश में 1970 ईस्वी। ये सभी निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह है। चिड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में 1970 ईस्वी। शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी। कला का जोखिम 1981। ढलान से उतरते हुए 1985। भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991। भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991। शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995। दूसरे शब्दों में 1997। आदि अंत और आरंभ 2001 में है निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह आदि अंत और आरंभ। ये सभी निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह थे। शरद जोशी के निबंध संग्रह की बात करें तो यथासंभव है, जीप पर सवार इलियां 1971। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने 1971 ईस्वी। राह किनारे बैठ
1972 ईस्वी। और तिलिस्म जो है 1973 में शरद जोशी की रचना है। दूसरी शतः 1975 में। यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी में जो है शरद जोशी के ये सभी निबंध संग्रह हैं। अज्ञेय के निबंध संग्रह त्रिशंकु 1945, शबरंग और कुछ राग 1956, आत्मनेपद 1960, आलवाल 1971, भवंती 1972, लिखी कागद कोरे 1972, अंतरा 1975, अद्यतन 1977, स्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984, सर्जना और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1989, संवत्सर 1978। तो कौन कौन से हैं? त्रिशंकु, शबरंग और कुछ राग, आत्मनेपद, आलवाल, भवंती, लिखी कागद कोरे, अंतरा, अद्यतन, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, संवत्सर। ये सभी रचनाएं किसकी हैं भैया? अज्ञेय के निबंध संग्रह हैं। 21 क्वेश्चन है काव्य शास्त्र एवं आलोचना संबंधित क्वेश्चन है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ, बृहस्पति, नीतिसार। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो ये सही जवाब अष्टाध्यायी है। पाणिनि का भाषा या ध्वनि को एक रूपता प्रदान करने वाला ग्रंथ अष्टाध्यायी 7 से 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका और पतंजलि का महाभाष्य तीनों ने मिलकर व्याकरण को उच्चतम बिंदु तक पहुंचाया है। पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है, कात्यायन की वर्तिका और पतंजलि का महाभाष्य तीनों ने मिलकर व्याकरण को उच्चतम बिंदु तक पहुंचाया है। अष्टाध्यायी में प्रत्याहार सूत्र, कारक, संक्षिप्तता, शब्द व्युत्पत्ति, पद विभाग, वर्ण विकार इत्यादि वर्णन है। इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। तो अष्टाध्याय में क्या है? प्रत्याहार सूत्र है, कारक, संक्षिप्तता, शब्द व्युत्पत्ति है, पद विभाग, वर्ण विकार इत्यादि वर्णन है। इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। 22 क्वेश्चन की बात करेंगे, तथ्य विविधा से क्वेश्चन आएंगे कि शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? प्रत्यय, पद या धातु, उपसर्ग। तो पद का जो है शब्द रचना में योगदान नहीं होता, बल्कि प्रत्यय, धातु, उपसर्ग का होता है। प्रत्यय, धातु, उपसर्ग इत्यादि के योग से शब्द का निर्माण होता है, जबकि शब्दों के संघात से पद का निर्माण होता है। अतः शब्दों से पद बनता है, न कि पदों से शब्द। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता। तो लड़के जो है ये शब्द रूप साधक प्रत्यय हैं। लड़के शब्द से पुरुष जाति या रूप का बोध होता है, अतः लड़के में रूप साधक प्रत्यय है। बचपन, मातृत्व, एकता शब्द भाववाचक है, अतः इन शब्दों में भाव साधक प्रत्यय है। प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? तो सी सही है। श्यामा स्वप्न, माँ, सती मैया का चौरा और सोना माटी। श्यामा स्वप्न की बात करें तो जगमोहन सिंह उपन्यासकार हैं। श्यामा स्वप्न के 1888 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। माँ की बात करें तो विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक रचनाकार 1929 ईस्वी। सती मैया का चौरा की बात करें तो भैरव प्रसाद गुप्ता है 1959 ईस्वी। सोना माटी की बात करें तो सोना माटी जो है विवेकी राय का है 1983 ईस्वी। 25 क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो बी सही है। सुखमय जीवन, ममता, गूंगे, जिंदगी और झोंक। तो सुखमय जीवन, ममता, गूंगे, जिंदगी और झोंक। सुखमय जीवन किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। ममता किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है 1929 ईस्वी में। गूंगे किसकी रचना है? 1945 ईस्वी रांगे राघव की रचना। जिंदगी और जोक अमरकांत की रचना 1958 ईस्वी। तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1911, ममता जयशंकर प्रसाद 1929 और गूंगे जो है रांगे राघव 1945, जिंदगी और जोक अमरकांत 1958। कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो डी सही है। आनंद कादम्बरी, सरस्वती, श्री शारदा और प्रतीक। तो आनंद कादम्बरी की बात करें तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है इसके संपादक। 1881 में प्रकाशन वर्ष और ये मासिक है और मिर्जापुर से निकलती थी आनंद कादम्बरी। सरस्वती की बात करें तो संपादक चिंतामणि घोष 1900 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष, मासिक है और काशी से निकलती थी। श्री शारदा की बात करें तो नर्मदा प्रसाद मिश्र है संपादक 1916 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष और
है तो श्री शारदा नर्मदा प्रसाद मिश्र हैं 1916 ईस्वी में। प्रतीक की बात करें तो आज्ञे जो है संपादक हैं, प्रतीक है 1947 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है और ये द्विमासिक है, इलाहाबाद से जो है प्रकाशित होती थी। नोट है कि सरस्वती प्रथमता जो है काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी सन 1902 में। इसके संपादक जो थे श्याम सुंदर थे तथा 1903 में इसके संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो सी सही है, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। तो ये सभी रचना जो है सुमित्रानंदन पंत 1900 से 1977 के काव्य संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम उच्छ्वास की बात करें तो 1920 में, ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927 में, पल्लव 1928 में, गुंजन 1932 में, युगांत 1936 में, युगवाणी 1939 में, ग्राम्य 1940 में, स्वर्ण किरण 1947 में, स्वर्ण किरण 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949 और वाणी जो है 1958 में। अगर बात करें कला और बूढ़ा चांद 1959 में, आतिमा 1955 में, लोकायतन 1964, चिदम्बरा सत्यकाम 1975। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तरा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, आतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा सत्यकाम, ये सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की हैं। कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये सही है, दादा कामरेड, देशद्रोही और दिव्या, झूठा सच। तो कालक्रम के अनुसार यशपाल 1903 से 1976 के उपन्यासों का अनुक्रम दादा कामरेड 1941 में, देशद्रोही 1943 में, दिव्या 1945 में, पार्टी कामरेड 1946 में, मनुष्य के रूप 1949 में, अमिता 1956 में, ये सभी यशपाल की रचनाएं हैं। झूठा सच भाग फर्स्ट में 1958, भाग सेकंड 1960, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1962, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। तो दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच भाग फर्स्ट भाग सेकंड, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। 29 क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम जो है सी है, शिव शंभू के चिट्ठे, रसक रंजन, श्रृंखला की कड़ियाँ, कल्पलता। शिव शंभू के चिट्ठे जो है निबंधकार बाल मुकुंद गुप्ता है 1904 से 5 ईस्वी, रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है 1920 ईस्वी, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की है 1942 ईस्वी, कल्पलता जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं 1950 ईस्वी। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त, रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी। कालक्रम की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो डी सही है, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, ये सभी रचनाएं जो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञेय के काव्य संग्रहों का अनुक्रम है। भग्नदूत की बात करें तो 1933 में, चिंता 1942 में, इत्तलम 1946 में, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे 1957, अरी और करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1962, सुनहले सहवाल 1966, कितनी नाव में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बाग छाया में 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। तो भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, हरि और करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहले सहवाल, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग छाया में, ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये सभी रचनाएं जो हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञेय के काव्य संग्रह हैं।